नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान मनोज शुक्ला जी मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में आपसे ही जानकारी हम चाहेंगे। मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम में आप कानूनी जानकारी प्रस्तुत करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भैया जी। हम सर्वप्रथम आपको इस विधिक कार्यक्रम में आयोजित कार्यक्रम के क्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जागरूकता बहुत अच्छी आप चला रहे हैं, इससे जन सामान्य को विधिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आज जिस विषय पर हम जो कुछ ज्ञान है हमें उसको हम शेयर करना चाहेंगे। जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के संबंध में हम जानकारी देना चाहते हैं। इसका जो चैप्टर 8 है ये बहुत प्रासंगिक इसलिए है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के आसपास में कोई परित्यक्त या सरेंडर्ड, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये एडॉप्शन से संबंधित है और एडॉप्शन किस प्रकार किया जा सकता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, इसके लिए ये जो चैप्टर 8 है इसके में कानून की व्यवस्था की गई है और इसमें जो धारा 56 है उसमें एडॉप्शन को परिभाषित किया गया है और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यदि कोई बच्चा जो कि परित्यक्त है या त्याग दिया गया है या किसी के माता पिता ऐसे हैं जो स्वयं अपनी परिस्थितियों के चलते उस बच्चे का लालन पालन पोषण शिक्षा दीक्षा कराने में असमर्थ हैं, ये उन लोगों के लिए भी व्यवस्था है कि वो अगर चाहें तो इस प्रकार अपने बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं। और सरेंडर किए जाने के बाद की जो कार्रवाई है उसके लिए ये है कि अगर कोई बच्चा कहीं परित्यक्त पाया गया तो उसकी सूचना दी जाती है 24 घंटे के अंदर। विधिक व्यवस्था ये है कि उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 24 घंटे उसके मिलने के पश्चात से जोड़े जाएंगे। इसमें वो समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा जो यात्रा में समय लगेगा। वो समय जो है मोटे तौर पर यात्रा में लगाया गया या लिया गया जो समय है वो उस 24 घंटे में प्लस कर दिया जाएगा। इसके हिसाब से उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किए जाने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का ये प्रयास होगा कि जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनकी तलाश की जाए। उसके संबंध में एक विधिक प्रक्रिया है। पोर्टल पर जो केयरिंग्स का है जिसमें यह है कि चाइल्ड रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है, इसके ऊपर उस जानकारी को अपलोड किया जाता है। प्रयास किया जाता है कि इनके जो माता पिता या जो संरक्षक हैं अगर किसी वजह से त्रुटिवश वो बच्चा अपने गार्जियन से दूर हो गया है तो उनको मिलाया जाए उनसे। अगर 60 दिन के अंदर कोई जैव माता पिता बायोलॉजिकल पेरेंट्स जिनको कहते हैं हम, अगर वो नहीं मिलते हैं उस सूरत में प्रक्रिया है कि कानूनी रूप से उस बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए लीगली फ्री किया जाए। तो जब बच्चा लीगली फ्री किया जाएगा उसके बाद में जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है उसमें इस बच्चे को, चूंकि तुरंत व्यवस्था ये होती है कि उस बच्चे को कहीं रखा जाए सुरक्षित जगह पर और उसके बाद ये जो प्रक्रिया है यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। एडॉप्शन के लिए जो केयरिंग्स की जो वेबसाइट है, केयरिंग्स की वेबसाइट के ऊपर वो लोग जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं वो अपना प्रथमतः पंजीकरण कराते हैं और पंजीकरण कराए जाने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स उनके इनकम के संबंध में, एज के संबंध में, वैवाहिक स्थिति के संबंध में यह सारे के सारे अपलोड किए जाते हैं और उसके बाद में जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है इनके माध्यम से ये हर जिले में होती हैं, जिले में एक से अधिक भी हो सकती हैं। तो जब केयरिंग्स के ऊपर यह सूचना अपलोड कर दी जाती है उसके बाद यह माना जाता है
कि जितने भी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज हैं जी इन सबको उसके संबंध में जानकारी हो गई है। जी तो उसके बाद में अब आप जो केयरिंग्स की साइट है उसके ऊपर एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। जी उस प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठता के क्रम में जी जिस हिसाब से आपका पंजीकरण हुआ है उसके बाद में ये जो बच्चे इधर जो लीगली फ्री किए गए थे जी इनका चाइल्ड हिस्ट्री रिपोर्ट इनकी बनाई जाती है। हाँ उसके बाद में इनके मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट बनाई जाती है जी और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट को जो उस तरफ जिन लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है और जिनको ये बच्चे रेफर किए गए हैं जी केयरिंग्स के माध्यम से जी सब कुछ डिजिटल है, जी। ऑनलाइन है। जी तो जो बच्चे रेफर किए जाते हैं उनके संबंध में जी जब मेडिकल रिपोर्ट उनकी देखकर और चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट देखकर अगर जो भावी दत्तक माता पिता हैं जिनको प्रॉस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स कहा जाता है जी तो ये लोग जो हैं ये लोग उसके चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट को देखने के बाद जी अगर ये पाते हैं कि वो उस बच्चे को गोद ले सकते हैं और जो उनका क्राइटेरिया है बच्चों को गोद लिए जाने का जी उस फ्रेमवर्क में वो अमुक बच्चा जो है वो फिट हो रहा है जी फिर उस सूरत में मैच कराते हैं उनकी जो होम स्टडी रिपोर्ट है जी और होम स्टडी रिपोर्ट में अगर ये पाया जाता है कि सामाजिक रूप से जी माता पिता प्रतिष्ठित हैं, उनकी स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ है जी और नैतिक रूप से वो बच्चे को गोद लेने में इंटरेस्टेड है, जी उस सूरत में सब कुछ पाए जाने पर सही जो विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण है जिसको स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी कहते हैं जी ये प्री फॉस्टर केयर में अल्पकालीन जी समय के लिए उनको बच्चे को देते हैं और उनकी यह जिम्मेदारी है कि यह इसी मध्य मुकदमे को संबंधित न्यायालय में फाइल करें। जी इसके लिए जो मुकदमा दायर होता है जो अभी हमने आपसे बताया कि जो चैप्टर 8 है जी इसमें व्यवस्था दी गई है। जी एडॉप्शन में दो चीज़ें हैं, एक तो एडॉप्शन है जो रेजिडेंट इंडियन है जी ये लोग ले सकते हैं, जी दूसरे नंबर पर वो लोग हैं वरीयता क्रम में जो नॉन रेजिडेंट इंडियन जी। हैं जो विदेश में हैं मगर भारतीय मूल के हैं। जी इसके अलावा जो OCI हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं जी तो ये लोग हैं और जब इन तीनों में से कोई लेने वाला नहीं है तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई है एक्ट में। जी उस समय सीमा के पूर्ण होने पर जी अगर कोई भारतीय दत्तक माता पिता उसे नहीं पसंद कर रहा है या अपनी चॉइस दे रहा है जी उसके बाद में कोई जो अप्रवासी भारतीय है या जो विदेशी भारतीय है जी। अगर इन तीनों में से कोई नहीं ले रहा है उस सूरत में वो बच्चा जी फ्री माना जाएगा किसी भी विदेशी फॉरेनर जिसका कि इन तीनों जो कोटियां हैं इनसे मतलब नहीं है जी वो भी उस बच्चे को गोद लेने के लिए एक प्रक्रिया है जो अपने यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर जो है इसके लिए बनाया गया है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जिसको शॉर्ट में कारा कहते हैं। कारा हाँ तो ये जो राष्ट्रीय स्तर पर है ये कारा है जी और राज्य स्तर पर जो है वो है सारा अच्छा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। जी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर CWC है अच्छा और CWC के साथ में एक स्टेयरिंग कमेटी भी बनाई गई है। जी सब कुछ समयबद्ध है। जी। जब आप मुकदमा दायर करेंगे जी। एडॉप्शन के लिए मुकदमा दायर करने के 60 दिन के अंदर जी न्यायालय से यह अपेक्षा की गई है अधिनियम में जी कि वो जो दत्तक ग्रहण की कार्रवाई है जी। इसको पूर्ण करेंगे। बिल्कुल जो बच्चा अल्पकालीन देख रेख में दिया गया है प्री फॉस्टर केयर में जी भावी दत्तक माता पिता को जी उनके लिए यह है कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक वो उनके पास रहेगा। जी अगर इस मध्य उनको कोई उस बच्चे के रहने में पालन पोषण में जी उसके परिवार में मिलने जुलने में अगर कोई दिक्कत उत्पन्न होती है उस सूरत में उनके सामने यह विकल्प है जी कि वो उस स्टेज पर आकर के विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण जिसके माध्यम से वो बच्चा उनको अल्पकालीन देखरेख में दिया गया है उसको वापस प्राप्त कर सकते जी। हैं और आगे की कार्यवाही जो है जी इसको कानून की भाषा में डिसरप्शन कहा जाता है जी कि अगर ये कार्रवाई है तो डिसरप्शन की स्थिति में वो बच्चा फिर वापस आ जाएगा और जो भावी दत्तक माता पिता हैं जी उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। जी। उसके बाद
जो क्यू है, जी जो लाइन है, जी। उस प्रतीक्षा सूची में इनके बाद जो भावी दत्तक माता पिता बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, हाँ, वो आ जाएंगे। वो लोग आ जाएंगे और उनका रोल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर बहुत गौरतलब है जी कि जो भी सिंगल प्रॉस्पेक्टिव एडाप्टिव पेरेंट हैं, जी। मतलब जो अनमैरिड हैं, अनमैरिड। वो भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। जो मैरिड हैं जी वो भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। जी और एक बाधा ये जरूर इसमें उत्पन्न की गई है, वो शायद बच्चों के हित को दृष्टिगत रखते हुए की गई है जी कि कोई भी सिंगल एडाप्टिव पेरेंट जो है वो फीमेल चाइल्ड को गोद नहीं ले सकता है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा जिनके बच्चे पहले से हैं जी और अगर उनमें बच्चे की एज 5 साल के ऊपर की है, जी। उस सूरत में भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। अच्छा अच्छा। उसमें कोई विधिक बाधा नहीं है। जी। लेकिन यदि बच्चे की 5 साल से ऊपर एज है जी तो उससे लिखा पढ़ी में उसकी कंसेंट ली जाएगी जी, जी। कि उसको कोई एतराज तो नहीं है। जी जो दंपति बच्चा लेने गोद लेने के इच्छुक हैं, जी। उन लोगों के लिए ये है जी कि उन दोनों की सहमत होनी चाहिए। जी। अगर पति और पत्नी दोनों लोग जी एक साथ जी संयुक्त रूप से जी। अगर अपनी स्वीकृत नहीं देते हैं जी तो वो जो दंपति हैं जी। वो बच्चा लेने में सक्षम नहीं होंगे। जी इसके अलावा एक व्यवस्था ये भी दी गई है कि कौन बच्चा किस एज का है जो किस एज के माता पिता को दिया जा सकता है। जी। तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अगर बच्चे की एज 4 वर्ष तक है, अच्छा। उस सूरत में जो कंपोजिट एज है जी हस्बैंड और वाइफ की, जी। वो किसी इंडिविजुअल की 45 हाँ और दूसरे की 90, 90। दोनों के मिलाकर 90 हो। हाँ जो 4 साल से ऊपर और 8 साल तक का है जी उसके लिए ये जो बाधा है, ये बाधा कर दी गई है। उसके लिए एज डिफरेंस जो है, कंपोजिट एज 100 वर्ष की होनी चाहिए। जी दोनों में से किसी एक की 50 जी और दोनों के संयुक्त रूप से मिलाकर के 100। जी 8 से ऊपर जी और 18 तक अगर है उसके लिए ये उम्र की सीमा कर दी गई है 110 वर्ष कंपोजिट दोनों की। जी जी। ये इसलिए रखा गया है कि किसी भी सूरत में बच्चे को गोद लिए जाने के बाद में जी जो भाव है जी। दत्तक ग्रहण का वो कहीं पर प्रभावित न हो। जी एक ये व्यवस्था की गई है। जी इसके अलावा 60 दिन की चूंकि सीमा दी गई है। हाँ 2 प्रकार के एडॉप्शन है। जी तीसरा एडॉप्शन जो है वो बहुत कम प्रचलन में है। जी उनमें एक तो हो गया इन कंट्री एडॉप्शन, माने हम भारतीय हैं जी। और भारत में ही कहीं पर हम बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। जी दूसरे नंबर पर इसकी व्यवस्था जो है, इसके लिए धारा 58 जी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की व्यवस्था जी की गई है। जी इसके अलावा जो NRI हैं, जी OCI हैं जी या जो फॉरेनर हैं, जी इन लोगों को गोद दिए जाने की जो व्यवस्था है जी वो की गई है धारा 59 में। जी। तो उसमें एक प्रक्रिया है कि आप किस माध्यम से अप्लाई करेंगे, हाँ और एक हेग कन्वेंशन है। जी हेग कन्वेंशन के जो कंट्रीज हैं मेंबर, जी उन लोगों में ये बच्चे का आदान प्रदान हो सकता है। जी जी तो ये व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा जहाँ तक बच्चे के हित की बात है, जी तो बच्चे का हित सर्वोपरि है जी और ये व्यवस्था समय सीमा के अंतर्गत ही सब निष्पादित की जाए, की जाएगी। जी इसके लिए व्यवस्था पूरी एक्ट में दी गई है। जी यहाँ तक ये भी प्रयास किया गया है कि कहीं किसी भी सूरत में जो दत्तक माता पिता बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, हाँ उनको अधिक धन व्यय न करना पड़े, हाँ उनको किसी भी सूरत में उन पे अनड्यू इन्फ्लुएंस न डाला जाए, जी। किसी प्रकार धन की उगाही न की जाए, इसकी भी समुचित व्यवस्था एक्ट में की गई है। जी और मुख्य रूप से ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि वो बच्चे जो अनाथ हैं, जी परित्यक्त हैं या अभ्यर्पित हैं, जी इन लोगों के लिए हम एक फैमिली की व्यवस्था कर सकें। जी जिनके पास जैव परिवार नहीं है, जी वो बच्चे भी लालन पालन और भरण पोषण के अभाव में उनका हित प्रभावित न हो, जी इसलिए यह व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जहाँ तक सवाल एक्ट का है, जी इस एक्ट के साथ में
सेंट्रल एडॉप्शन के संबंध में जी जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनमें भी इस बात की व्यवस्था की गई है जी कि किस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कितने समय में प्रक्रिया अपनाई हाँ, जाएगी, हाँ। और एक हर काम को किए जाने के लिए एक टाइम लाइन बनाई गई है, टाइमलाइन बनाई जी और उस टाइम लाइन में रहते हुए हमको सारे काम करने हैं। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। जी किसी भी सूरत में जो बच्चे इस प्रकार के हैं उनका हित प्रभावित न हो, हाँ प्रभावित ना हो कहीं पर जी दवा इलाज में उन्हें कोई परेशानी न हो, जी जी उनका जो रीसेटलमेंट है समाज में उसको लेकर कोई दिक्कत न हो, दिक्कत ना हो इसलिए यह व्यवस्था की गई है। की गई तो जो भी बच्चे जी गोद लेने के इच्छुक दंपति हैं हाँ वो ले सकते केयरिंग्स पर अपना पहले रजिस्ट्रेशन करा करके हाँ इस प्रक्रिया के तहत हाँ बच्चे को गोद ले सकते गोद ले हैं सकते हैं और अपने जो पारिवारिक उत्तरदायित्व हैं हाँ। उनको पूरा कर सकते हैं, जी। अपने परिवार को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अब एक चीज़ और इस जी। स्तर पर बताना आवश्यक है जी कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट है, जी इसमें एक संशोधन किया गया है 2021 में, जी लेकिन वो जो 2021 का संशोधन है जी वो कानून का रूप तो ले चुका है जी। लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया लागू गया नहीं है। किया गया तो जी जो परिवर्तित परिदृश्य है जी उसमें जो काम अभी डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में होता है जी या जो फैमिली कोर्ट में होता है, जी। ये आगे चल करके कुछ जो व्यवस्थाएं परिवर्तित की गई हैं हाँ उनमें यह अधिकार डीएम को दिया गया है। अच्छा अच्छा जब ये 2021 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे, हाँ इसके बाद में ये जो कार्रवाई है ये संबंधित जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में संपन्न होगी। अच्छा संपूर्ण वहाँ से हटा दिया लेकिन उस पर अभी विशेष रूप से चर्चा इसलिए नहीं हमने अपने उसमें चर्चा में रखी जी जी क्योंकि अभी वो प्रोविजन जो है वो अभी लागू नहीं लागू है। नहीं जब लागू ही नहीं है तो उसकी बात है हाँ, अभी तक जो है ये लागू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप आए और भविष्य में भी इस कार्यक्रम में हमारा निवेदन है, अगर हमारा निवेदन आप तक पहुंचे तो आप आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। जी आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार।